नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूँ वी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 अमल, क्षारक एवं लवण। यह टॉपिक हमारा चल रहा है। हमने अब तक कर लिया है अमल कर लिए, क्षारक कर लिए और लवणों के बारे में भी हमने लवण परिवार को भी विस्तार से हम जान चुके हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करें लवण परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने जान लिया साधारण नमक के बारे में जान चुके हैं जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और हम जान चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के बारे में भी हम बात कर चुके हैं जिसे कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में हम जानकारी वो प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हम बात आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, खाने के सोडे के बारे में, धोने के सोडे के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और हम और भी बहुत सी जानकारी है वो आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। जी हाँ, हम सबसे पहले जानने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो विरंजक चूर्ण जिसे कि क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीचिंग, जी हाँ, जब बात करेंगे विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक है वो फॉर्मूला होता है। तो इसको रासायनिक नाम से किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो इसको रासायनिक नाम होता है, देखिए Ca से कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो Cl से क्लोराइड, तो यह है क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया है इसका, कि किस नाम से जो कास्टिक ब्लीचिंग पाउडर है हमारा विरंजक चूर्ण है उसको जाना जाता है। अब इसके बारे में हम किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार से यह विक्रिया वो संपन्न होती है। तो अब इसमें हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो चूर्ण होता है, जो बिना भुजा हुआ चूना होता है उसको लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ। और हम इस पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, NaCl का जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। क्या किया था, पिछले चैप्टर में हमने किया था NaCl के जलीय विलयन में। क्या किया था, जलीय विलयन मतलब H2O में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया था। विद्युत धारा का क्या किया था, प्रवाह किया था। यहाँ पे डायग्राम में भी आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं किस प्रकार से हमने विद्युत धारा का प्रवाह किया था और हमें यहाँ पर क्या क्या है वो प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया था, NaOH प्राप्त हुआ था, और उसके साथ में हमें प्राप्त हुई थी हाइड्रोजन गैस, और क्लोरीन गैस भी हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया यहाँ पर की थी। तो ये संतुलित अभिक्रिया, इस प्रकार से आप संतुलित भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्लोरीन गैस निकल रही थी, इस अभिक्रिया से जो क्लोरीन गैस निकल रही थी उसे बुझे हुए चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, बुझे हुए चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनता है, प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण होता है और इसके साथ साथ में निर्माण हो जाता है किसका, जल का भी निर्माण हो जाता है। जी हाँ, जल का भी निर्माण हो जाता है। तो पहले देखिए हमने क्या किया था, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहन किया था, तो हमें प्राप्त हो गया था हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस वहाँ से निकल रही थी। जो क्लोरीन गैस वहाँ से निकल रही थी उसको हमने क्या किया, बुझे हुए चूने के जो पानी होता है उसके अंदर हमने क्या किया, क्लोरीन गैस की प्रवाहित किया, तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जी हाँ, विरंजक चूर्ण है जो हमें वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया हमने यहाँ पर देख ली है। तो हम बात करने वाले हैं इसके कुछ उपयोगों के बारे में, यह कहाँ कहाँ पर उपयोगी होते हैं, इसके क्या क्या है उपयोग होते हैं। तब हम बात कर लेते हैं उपयोग के बारे में। तो इसके क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं, इसको जानना भी अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। तो वस्त्र उद्योगों में जो सूती वस्त्र होते हैं
वस्त्र उद्योगों में जो सूती वस्त्र होते हैं, वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र, जी हाँ, किसका? सूती वस्त्र के सूती वस्त्र के लिनेन में जो विरंजन होता है उसके लिए, सूती वस्त्र के लिनेन के विरंजन के लिए, किसके लिए? विरंजन के लिए। तो हम यहाँ पे उपयोग देख रहे हैं किसके? ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए, जी हाँ, किसको? पेयजल को शुद्ध करने के लिए, पेयजल को शुद्धिकरण में या शुद्ध करने के लिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? हम ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो करते हैं। पीने वाला जो पानी होता है, जी क्या होता है? जो हमारे पीने योग्य पानी होता है उसको क्या करते हैं? जो उसमें जीवाणु होते हैं उससे मुक्त करने के लिए, पीने योग्य पानी को जीवाणुओं से मुक्त या रोगाणु मुक्त करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है वो किया जाता है। पीने योग्य पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए, क्या करने के लिए? रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है वो किया जाता है। रोगाणु नाशक क्या इस पे क्या किसका कार्य करता है? रोगाणु नाशक का कार्य करता है। किसका? रोगाणु नाशक का कार्य है। यहाँ पर क्या करता है? हमारा जो विरंजक चूर्ण है वह करता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि विरंजक चूर्ण है वो किस प्रकार से वह किस लिए हमारे लिए उपयोगी है या किस काम में आता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर किस प्रकार से इसका निर्माण होता है वो समझ लिया है, डायग्राम में भी आप देख लिया होगा आपने किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, और हमने यहाँ पर इसके उपयोग है वो भी जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लवण परिवार के नए सदस्य के बारे में। जी हाँ, नए सदस्य के बारे में। नए सदस्य का नाम क्या है? नए सदस्य का हमारे जो नाम है बेकिंग सोडा। जी हाँ, नए सदस्य का नाम क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को अन्य किस नाम से जानते हैं? किस प्रकार से इसका उपयोग होता है? किस प्रकार से निर्माण होता है? सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लीचिंग बेकिंग सोडा। जी हाँ, क्या करेंगे हम? बेकिंग सोडा की जो जानकारी है वो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? प्राप्त करने वाले हैं। बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा क्या होता है? इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। किस नाम से जानते हैं? खाने वाला सोडा। देखा होगा आपने घर पे खाने वाला सोडा होता है सफ़ेद पाउडर का जैसा, नमक जैसा, उसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र के बारे में। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 है। क्या इसका रासायनिक सूत्र है, लेकिन इसका रासायनिक नाम हमें अभी क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो Na से क्या लेते हैं? सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? जी हाँ, रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रासायनिक नाम। तो रासायनिक क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका होता है रासायनिक नाम होता है। तो चलिए इसका निर्माण किस प्रकार से होता है वह भी जान लेते हैं। हमें क्या प्राप्त, हमने देखा था NaCl। हम क्या लेते हैं? NaCl लेते हैं। NaCl क्या होता है? हमारा साधारण नमक होता है। क्या होता है? साधारण नमक होता है NaCl। उसमें हम क्या करते हैं? पानी और CO2 गैस, पानी के साथ CO2 और इसके साथ में मिला देते हैं थोड़ा सा क्या? अमोनिया। क्या मिला देते हैं? अमोनिया मिला देते हैं। जब इन सभी की अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, और उसके साथ में यहाँ पर क्या रहेगा? वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके साथ में प्राप्त हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड है वो हमें प्राप्त होने वाला है। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं? अमोनियम
क्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है। जी हाँ, अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है खाद के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, खाद के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग है वो किया जाता है। तो अब हम इसके उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तब अब तक हमने सीख लिया है कि जो हमारा खाने का सोडा है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, वह नमक से ही बनाया जाता है। अब इसके उपयोग जान लेते हैं। तो खाने के सोडे क्या उपयोग होते हैं? जैसे कि खाद्य पदार्थ होते हैं उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए, किसके लिए? खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए। जी हाँ, किसके लिए उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए। खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने हेतु जी हाँ, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल भी होता है। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल भी होता है। इसके अलावा इसका क्या उपयोग होता है? खाने को जल्दी पकाने हेतु, खाने को जल्दी पकाने हेतु। जी हाँ, खाने को जल्दी पकाने के लिए भी इसका उपयोग वो किया जाता है। खाने को अगर जल्दी पकाना हो तो उसमें क्या मिला दे? थोड़ा सा जो खाने का सोडा है वो मिला दीजिए, तो खाना क्या हो जाए? जल्दी पक जाए। तो इसके क्या है, ये थोड़ा सा क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। दुर्बल क्षारीय होता है तो इसका पेट की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। इसके अलावा उपयोग जान लेते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग होता है जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें, अग्निशामक यंत्रों में, किसमें? अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक होते हैं, प्रयोगशाला में जो क्या होते हैं? अभिकर्मक होते हैं, उनमें भी उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक में, तो ये हमने जान लिए हैं कि इसके उपयोग, खाने के सोडे के उपयोग हमने जान लिए हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, खाने के सोडे के उपयोग और इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम यह है, क्या होते हैं? परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लवण परिवार के नए सदस्य के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा। तो धावन सोडा, क्या कहते हैं? धोने का सोडा। तो हम जानेंगे धोने का सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, धोने के सोडे के बारे में हमें विस्तार से जो जानकारी है वो हम प्राप्त करने वाले हैं। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है वो, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक सूत्र के बिना धोने के सोडे का हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह इस प्रकार से होता है, Na2CO3.10H2। जो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर? जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं वह यहाँ पर पाए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर उपस्थित है वो होते हैं। तो इस किस प्रकार से यह होता है, तो अब हम देख लेते हैं। हम क्या लेते हैं? सबसे पहले Na2CO3 जब अभिक्रिया करवाते हैं इसकी जल के साथ, तब किसका निर्माण होता है? जो हमारा ये जो धोने का सोडा है उसका निर्माण हो जाता है। 10H2 होते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो कितने होते हैं? तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि धोने के सोडा है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा धोने का सोडा है उसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट है वो कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसे क्या करते हैं? पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्या करते हैं? जब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट का एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा धोने का सोडा है उसका क्या क्या उपयोग होते हैं। अब इनके बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर लेंगे, कि इसके उपयोग क्या है वो भी जानना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो यह क्या होता है? आर्द्र होता है। क्या होता है? आर्द्र होता है। अब चलिए आगे इसके उपयोगों के बारे में भी हम जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके उपयोग लिख लीजिए। अब घरों में साफ सफाई के लिए, क्या घरों में साफ सफाई
घरों में साफ सफाई के लिए जो धोने का सोडा होता है उसका उपयोग है वो किया जाता है कांच, कागज व साबुन उद्योगों में। कागज व साबुन उद्योगों में, किसमें? कांच, कागज व साबुन उद्योगों में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद हम अगला उपयोग है वो इसका देख लेते हैं। अगला उपयोग है जल की जो स्थायी कठोरता होती है, क्या होती है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कठोरता को दूर करने, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी जो धोने का सोडा होता है तो उसका उपयोग है वो किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके जो उपयोग है अच्छे से आपने जान लिए हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो हमारे लवण परिवार का नया सदस्य है उसके बारे में। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। जो मृदु जल होता है, क्या होता है? कठोर जल होता है। कठोर जल उसको हम पी नहीं सकते तो उसको किस में बदल देता है? मृदु जल में परिवर्तित कर देता है। इसका जो सेवन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक और जो हमारा लवण परिवार का सदस्य बाकी रहता है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने नाम सुन रखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? नाम से पता चल रहा है पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसकी खोज है वो पेरिस में की गई थी। इसे शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। क्या कहते हैं? इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओपी। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। क्या होता है? CaSO4.12H2O। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसके उपयोग हैं वो भी हमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। तो रासायनिक नाम लिख लीजिए कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम। उसके बाद क्या आ रहा है? सल्फेट आ रहा है। क्या आ रहा है? सल्फेट। क्या है? अर्ध। अर्ध मतलब क्या है यहाँ पर? हमारा आधा, अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट क्या इसका रासायनिक नाम है वह होता है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जब हम जिप्सम को लेते हैं, क्या लेते हैं हम लेते हैं जिप्सम को। तो क्या लेते हैं? जब हम जिप्सम लेते हैं उसके साथ अभिक्रिया उसका जो जलीय विलयन है क्या लेते हैं? उसका जलीय विलयन लेते हैं। जिप्सम का क्या लेते हैं? जलीय विलयन लेते हैं। तब क्या करते हैं? उसे 373 केल्विन कर गर्म करते हैं। क्या कहते हैं? 373 केल्विन पर उसे गर्म किया जाता है। तो जब इसे 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? टूट जाता है। किस प्रकार से? CaSO4.12H2 प्लस 1 सही 1/2 H2। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका निर्माण हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके उपयोगों के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपयोग। तो अब सबसे पहला उपयोग आपने देखा होगा कि जब हाथ की या कहीं की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। इसके अलावा जो भवन निर्माण होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। भवनों के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियों के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? मूर्तियों के निर्माण में भी क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सजावटी सामान व जो खिलौने वगैरह होते हैं, खिलौने बनाने में भी उपयोग है वो किया जाता है। तब हम जान रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। हम जाने इसे कहते हैं पीओपी। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है। इसकी किस प्रकार से निर्माण होता है वो हमने देख लिया। हम क्या लेते हैं? जिप्सम लेते हैं। सूत्र क्या है? जिप्सम का है
जिप्सम को जब जलीय विलयन बनाकर के उसे 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह टूट जाता है किसमें, पीओपी में, और हाफ है जो 1 से ये 1/2 हाफ H2 है वो इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग देख लीजिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के जिस प्लास्टर का उपयोग करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, भवनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, मूर्तियों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान खिलौने बनाने में भी पीओपी का उपयोग है वो किया जाता है। तो चलिए हमारा जो लवण परिवार है वह लगभग खत्म हो चुका है, लवण परिवार है हमारा खत्म हो चुका है। तो अब हम जानने वाले हैं एक जो हमारे जल है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल का जल। क्या कहते हैं, क्रिस्टल या क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल के नाम से ऑफिस जाने जाता है। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। तो हम बात करेंगे क्रिस्टलन के जल के बारे में। तो क्या होता है क्रिस्टलन का जल, सबसे पहले इसकी एक परिभाषा है वो हमें याद होनी चाहिए कि क्रिस्टलन का जल होता क्या है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में क्या होता है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, क्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल है वो कहते हैं। तो इसे क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का क्या होता है, जलीय विलयन होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो यह होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, नीला थोथा। आपने नाम सुना होगा नीला थोथा। जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, क्या कहते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो इसका जो नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और जब इसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला देते हैं, H2O की, जब इसमें थोड़ी सी मात्रा पानी की मिल जाती है तो नीला रंग वापस प्राप्त कर लेता है, नीला रंग वापस प्राप्त। तो इस प्रकार से जो नीला थोथा होता है उसका उपयोग बहुत से जो अंधविश्वास होते हैं उसके लिए भी इसको कारगर लोग तरीके से लेते हैं। इसका उपयोग गलत तरीके से भी किया जाता है। नीला थोथा का उपयोग जहाँ पर क्या करते हैं, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए नीला थोथा का पहले रंग गायब करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उस रंग को नीला कर देते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियों से भी आपको बचना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कि नीला थोथा का रंग अगर वापस नीला आ रहा है तो वह किसका उपयोग किया गया होगा, वहाँ पर नीला थोथा का उपयोग है वो भी वहाँ पर हो सकता है कि किया गया हो। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा पाठ है अम्ल क्षारक में लवण उसकी पूरी चर्चा विस्तार से हमने कर ली है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे वाले जो हमारा क्लास होगी, आगे वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करने वाले हैं इसके जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया है, इसमें कोई भी कमी नहीं रही होगी कि आपको कुछ जो पता है वो होना चाहिए और आपको पता न लगा हो। तो इतनी में हम एक बार थोड़ा सा एक बार फिर से बड़ा रिपीट करने की कोशिश करेंगे, पूरे लेसन को 1 या 2 मिनट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे लेसन को कुछ ही शब्दों में जानने के लिए। तो सबसे पहले अम्ल, अगर आपसे अम्ल या क्षारक की परिभाषा पूछी जाएगी तो क्या कहेंगे, वे पदार्थ दो जो जलीय विलयन में H या OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल या क्षारक कहलाते हैं। जल में जलीय विलयन में क्या करें, H आयन देंगे तो क्या कहलाएंगे अम्ल, और OH आयन देंगे तो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने pH मान भी जाना कि 0 से लेकर के 14 तक के pH मान होते हैं। अगर 7 pH मान है तो वह क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से आगे जैसे pH बढ़ता जाता है तो वह क्षारीय होते जाते हैं, और जैसे इधर चला जाता है तो क्या हो जाते हैं, अम्लीय होते जाते हैं। तो यह जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके हम कुछ सूचकों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, तब मुझे लगता है आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं इससे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।